नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण गुप्ता बहुत स्वागत करता हूं आपका नरेंद्र सिंह सोमवंशी कौटिल्य एकेडमी में। दोस्तों, हमने मैथमेटिक्स के जो टॉपिक संख्या खत्म कर दिया है और इकाई मापन की पद्धतियों को भी खत्म कर दिया है। अब हमारे पास जो नया टॉपिक है वो है समीकरण एवं गुणनखंड। समीकरण एवं गुणनखंड दोस्तों, ये 5 नंबर के लिए मैंने आपको बताया था कि महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, 5 नंबर के लिए महत्वपूर्ण होता है। और ये समीकरण एवं गुणनखंड एक साथ है और इसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले समीकरण पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे गुणनखंड की समीकरण क्या होता है वो देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि गुणनखंड क्या होता है वो देखेंगे। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ बहुत छोटी चीजें जो समीकरण के पहले भी हमको जाननी चाहिए वो देखते हैं हम कि वो क्या होती हैं। तो समीकरण को देखेंगे, उसके बाद गुणनखंड हम अगले लेक्चर में देखेंगे, अगले टॉपिक को उसको अलग रखेंगे। अभी हम टोटल जो बात करने वाले हैं वो समीकरण की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि समीकरण में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो समीकरण की अगर मैं बात करूं, तो समीकरण मेरा टॉपिक है, क्या है, समीकरण, ठीक है। समीकरण अपना टॉपिक है। यहाँ पर समीकरण की अगर मैं बात करूं तो क्या है दोस्तों कि मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है। यहाँ पर आपको ज्यादा अब थ्योरेटिकल हम नहीं जाएंगे, बस कॉन्सेप्ट समझेंगे और सवालों पर ध्यान देंगे। क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे और सवालों पर ध्यान देंगे। तो चलिए चलते हैं कॉन्सेप्ट की ओर की। आपके कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं। समीकरण को समझने से पहले आप एक दो टर्म समझिए कि चर राशियां क्या होती हैं, अचर राशियां क्या होती हैं, बीजीय व्यंजक क्या होता है, बहुपद क्या होता है, क्योंकि इन्हीं सबसे मिलकर समीकरण की शुरुआत होती है और समीकरण यहीं से उठकर आता है, ठीक है। तो दोस्तों, बीजीय व्यंजक क्या होता है, बीजीय व्यंजक क्या होता है, इसको समझने के लिए हमको 2-3 चीजें समझनी है, ठीक है। सबसे पहली चीज समझनी है हमको क्या, कि चर क्या होता है, क्या होता है, चर क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले चर समझेंगे, फिर अचर समझेंगे, ठीक है। चर समझेंगे, अचर समझेंगे, बीजीय व्यंजक समझेंगे, क्या समझेंगे, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक। इसके बाद हम क्या समझेंगे, इसके बाद समझेंगे बहुपद, क्या समझेंगे, बहुपद, बहुपद समझेंगे। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजों को हम समझेंगे, उसके बाद चलेंगे समीकरण की तरफ। चलिए समझते हैं। अगर मैं बात करूं चर की दोस्तों, चर यानी चलने वाला, जो चल सके, जो चलायमान हो, ठीक है। वेरिएबल होता है, चर को बोलते हैं वेरिएबल। तो चर क्या होंगे दोस्तों, आप यहां पर देखेंगे। आपसे अगर मैं चर की बात करूं तो चर क्या होंगे कि देखिए, जब भी आप कोई भी बात करते हैं एक्स वाई ए बी सी जेड या अल्फाबेटिकल फॉर्म में, वो जो कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, क्या है, जो कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, वो क्या कहलाएगा, आपका चर कहलाएगा। चर आप समझ गए कि जो कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, या तो उसमें जैसे हम देखते हैं कि जैसे मान के लिए कोई आप लिख देते एक्स वाई जेड ए बी, जो भी आप लिख दें, जिसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, जिसका कोई गणितीय मान नहीं है, ये चल सकते हैं। जैसे अगर आपने किसी से कहा कि भाई मुझे 500 रुपए दे दो, कितने दे दो, 500 रुपए दे दो, वो क्या है, फिक्स वैल्यू है, वो अचर है। अभी नहीं कि आप उससे बोलो कि 1000 दे दो, उसका एक ही मतलब नहीं है। 500 का मतलब 500 है, 1000 का मतलब 1000 है, 100 रुपए का मतलब 100 रुपए है। मतलब संख्याओं का मान जो है वो पर्टिकुलर होता है, लेकिन जो चर वैल्यूज होती है उनका मान नहीं होता। आपने किसी से कहा भाई मुझे तुम एक काम करना, x रुपए दे देना, अब उसको समझ में नहीं आया, आप ये भी बोल सकते हो y रुपए दे देना, आप बोल सकते हो a रुपए दे देना, तो आप कुछ भी बोल सकते हो। तो चर क्या होते हैं, ये चल सकते हैं, चलायमान होते हैं, ये वेरिएबल होते हैं, ये आगे पीछे ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो x सबसे ज्यादा चलने वाला चर है। आपको पता है आपके साध्वी जीवन में x y z जुड़े हुए हैं, तो x को आप समझे, y को समझे, z को समझे, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, चर होते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार जब चर समझ गए तो अचर भी समझ जाएंगे आप। अचर मतलब क्या, जो चल नहीं सकते, मतलब जो फिक्स वैल्यू है, गणितीय मान वो होंगे जो अचर होंगे, जो फिक्स वैल्यू है। जैसे आपने किसी से, मैंने उदाहरण बताया आपको, 100 रुपए दिए तो 100 ही दिए। अब उसको आप ये नहीं बोल सकते कि 200 दिए कि 500 दिए, जबकि चर में एक्स वाई जेड ये वेरिएबल चलते हैं, मतलब कोई फिक्स चीज नहीं है, ये वेरी करते हैं, ठीक है। अचर जो है, जैसे यहाँ पर गणितीय वैल्यू 1 है, 7 है, 900 है, कुछ भी आप बोल दो, गणितीय वैल्यू जो है तो ये क्या हो जाएंगी, अचर हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक टर्म आती है बीजीय व्यंजक। क्या आती है, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक का मतलब क्या हो दोस्तों, ये अलजेब्रा से संबंधित टॉपिक आपको पता है। समीकरण, अलजेब्रा होती है बीजगणित, क्या होती है, अलजेब्रा होती है बीजगणित, बीजगणित का ये टॉपिक है। तो बीजगणित का टॉपिक है, तो ये क्या है, अलजेब्रिक इक्वेशन जो होती है, बीजीय व्यंजक जो होंगे आपके, बीजीय व्यंजक जो होंगे, अलजेब्रिक डेरिवेशन जो होंगे, तो वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, कि कोई भी जब आपके पास गणितीय समीकरण, गणितीय अवधारणा इस रूप में आती है, x + 2 x - √3 इस रूप में आ रही है, तो ये क्या होते हैं दोस्तों, ये बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। क्या लिखेंगे आप, जब भी कोई गणितीय संक्रिया इस रूप में लिखी हो, x + 2 x - √3 इस तरह से के फॉर्म में लिखी हो, तो क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं आपके बीजीय व्यंजक, ठीक है। बीजीय व्यंजक और बहुपद, तो क्या आता है,
बहुपद। तो बहुपद क्या होते हैं ये समझना है। बहुपद वो होते हैं दोस्तों जिस बीजी व्यंजक में चर की घात, क्या, जिस बीजी व्यंजक में चर की घात पूर्ण संख्या होती है, क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, वो क्या कहलाएंगे, आपके बहुपद कहलाएंगे। किसी भी बीजी व्यंजक में चर की घात, किसकी, चर की घात, चर की घात यदि कोई क्या है, चर की घात यदि पूर्ण संख्या है, यदि पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है या पूर्णांक है, क्या लिखेंगे आप, पूर्णांक, पूर्ण संख्या नहीं लिखिए, पूर्णांक लिखिए। चर की घात यदि कोई पूर्णांक है, ठीक है, दशमलव में नहीं होना चाहिए, बस पूर्णांक है, चर की घात पूर्णांक है तो क्या हो जाएगा, वो आपका कहलाया जाता है बीजी व्यंजक। ठीक है, चर की घात यदि कोई पूर्णांक है तो वो आपका कहलाया जाता है बीजी व्यंजक। ठीक है, तो चर की घात पूर्णांक है। अब समझना इसको क्या बोलना चाहता हूं मैं। चर की घात, चर ये होते हैं एक्स वाई जो भी एबीसी। तो अगर यहां पर देखिए कि अगर यहां पर लिख दिया कि अंडर रूट एक्स प्लस 3, ये बीजी व्यंजक है क्या, हाँ है, क्या है, बीजी व्यंजक है। बीजी व्यंजक के लिए तो कोई घातवाद की दिक्कत नहीं, पर ये बहुपद है क्या, तो बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x की पावर क्या है, x की पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब यही होता है कि x की पावर 1/2। 1/2 एक पूर्णांक नहीं है क्योंकि दशमलव में मान आएगा। पूर्णांक आपको बताया था कि ये मान पूरी वैल्यूज होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब समझ गया कहने का आप कि x की जो यहाँ पर घात है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो जैसे आपका लिखा है x + 9, x + 6, x + 7, ठीक है, जो भी लिखा हो आपका कोई दिक्कत नहीं, ये बहुपद होते हैं। इसमें कितने सारे भी पद हो सकते हैं, ठीक है ना, एक x + 6y, जो भी है आपके चर तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है ना, 8z, जो भी है, जो भी आप लिखना चाहें, तो ये क्या हो जाते हैं, बहुपद हो जाते हैं। इसमें बहुत सारे पद हो सकते हैं, एक से अधिक पद होना आवश्यक है। ठीक है, सिर्फ x लिखा है तो वो बहुपद नहीं होगा, सिर्फ x लिखा है तो वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो आपको चार चीज समझ में आई। चर क्या होता है, ये वेरिएबल होते हैं, x y z a b c d के फॉर्म में होते हैं और इनका मान बदल सकता है। ठीक है, फिर अचर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो भी संख्याएं हैं वो आपकी अचर होती हैं। बीजी व्यंजक को होते हैं जो इस रूप में लिखे जा सके। और बहुपद क्या होते हैं, जिसमें चर की घात एक पूर्णांक हो, क्या हो, पूर्णांक हो, उसमें कोई डेसिमल नंबर ना हो, पूर्णांक हो, वो क्या कहलाए जाते हैं, बहुपद कहलाए जाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें जो समीकरण को शुरू करने से पहले हमें समझ में आनी चाहिए, तो हमने समझ लिए। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। अब अगर दोस्तों मैं बात करूं समीकरण की, किसकी, समीकरण की, समीकरण का अगर ऐसे आप नॉर्मल अर्थ देखें, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं, तो क्या है, समानता बैठाना है ना। आप नहीं बोलते समीकरण नहीं बैठ रहे यार, समीकरण जम नहीं रहे, तो क्या है, समीकरण है मतलब समानता बैठाना, तुल्यता के रूप में इसकी अध्ययन किया जाता है। तो समीकरण गणित रूप में अगर हम अध्ययन करें तो हमको यहाँ पर समीकरण में क्या क्या अध्ययन करना है, हमको समीकरण दो प्रकार के अध्ययन करना है। किस टाइप के, एक तो हम रैखिक समीकरण अध्ययन करेंगे, क्या, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण अध्ययन करेंगे, साथ में ही हम अध्ययन करेंगे द्विघात समीकरण, क्या, द्विघात समीकरण। ठीक है, रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण, ये दोनों चीजों को हम अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, ये दो चीजों का अध्ययन अपन करेंगे, किसका किसका, रैखिक समीकरण का और द्विघात समीकरण। रैखिक समीकरण में दो प्रकार के समीकरण का अध्ययन करेंगे, किस तरह के, एक तो हम करेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण, कैसे, एक चर वाले, एक चर वाले, ठीक है, एक करेंगे हम दो चर वाले, कितने, दो चर वाले, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरणों, एक चर वाले रैखिक समीकरण, दोनों प्रकार की चीजों को हम हल करेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की हम तीन विधि पढ़ेंगे। कितनी विधि पढ़ेंगे, तीन विधि पढ़ेंगे। ठीक है, तीन विधि कौन कौन सी पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि, क्या पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए हम पढ़ेंगे विलोपन विधि, क्या पढ़ेंगे, विलोपन विधि। इसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की हम वज्र गुणन विधि पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वज्र गुणन, वज्र गुणन विधि पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तीन चीजों को हम यहाँ पर देखेंगे। आगे भी बहुत सारी चीजें, द्विघात समीकरण में भी हम 3-4 विधि पढ़ेंगे, पर हम शुरू करते हैं रैखिक समीकरण के साथ। उसके बाद जब आगे चलेंगे तो आगे की चीजें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, रैखिक समीकरण के साथ चलते हैं, चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, समीकरण आपको बताया, रैखिक समीकरण की अब बात करने जा रहे हैं। कौन सा समीकरण, रैखिक समीकरण, क्या, रैखिक
समीकरण। समीकरण रैखिक समीकरण क्या होते हैं दोस्तों? रैखिक समीकरण ऐसे समीकरण होते हैं, ठीक है। समीकरण क्या होते हैं, पहले तो आपको वहां पर आपको क्या क्या बता दिया था, आपको बता दिया था ये 3-4 चीज आपको बता दिया था। अब जब ये फॉर्म इसमें कोई इक्वल्स में कोई वैल्यू नहीं लिखी है, लेकिन जब मैंने आपको समीकरण यहां पर बताया तो समीकरण में क्या हो जाता है कि यहाँ पर जैसे x+2 है तो ये तो अपने आप में बहुपद है, क्या है, बहुपद है, बीजी व्यंजक है। जब इसके इक्वल में कोई चीज आ जाए, क्या आ जाए, इक्वल में कोई भी चीज आ जाए, 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, तो ये क्या बन जाता है, समीकरण बन जाता है। समीकरण मैंने बताया इक्वल का निशान तुलना होगी, तो दोनों तरफ चीजें लिखी है तो तुलनात्मक अध्ययन के लिए क्या हो जाता है, समीकरण की वैल्यू आती है। तो ये समीकरण हो गया आपका। अब आपकी बात चल रही है रैखिक समीकरण की। किसकी चल रही है, रैखिक समीकरण की। तो रैखिक समीकरण वो समीकरण होते हैं जिसमें समीकरण में या जिसमें बहुपद की अधिकतम घात क्या होती है, जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो। कितनी हो, अधिकतम घात 1 हो। चर की घात कितनी हो, 1 हो। चर की घात कितनी हो, 1 हो। चर की घात 1 कितनी हो, 1 से अधिक ना हो, चर की घात 1 से अधिक ना हो, ये रैखिक समीकरण कहलाएंगे, ठीक है ना। कैसे कहलाएंगे, इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। मान के लिए रैखिक समीकरण का जो मानक रूप आपका कहलाता है तो क्या कहलाता है, ax + by + c = 0, ठीक है। ये हालांकि दो चर वाले रैखिक समीकरण में हमको पढ़ना है, पर रैखिक समीकरण के एक मानक रूप ये है जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। किसी भी प्रकार का समीकरण हो उसमें कोई दिक्कत नहीं, चर की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। रैखिक समीकरण में आपको 2 प्रकार के बताए थे, ये 2 चर वाला आपको दिख रहा है, 2 चर दिख रहे होंगे इसमें, और एक चर वाला पहले हम पढ़ने वाले हैं, वो एक चर वाला। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ax + b = 0। इस तरह की चीज आपको मिल जाती है देखने को। एक चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण में सबसे महत्वपूर्ण जानने वाली बात क्या कि इसमें चर की अधिकतम घात कितनी होगी, 1 होगी। चर की अधिकतम घात कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। तो चलिए रैखिक समीकरण का पहला प्रकार हम पढ़ना आरंभ करते हैं। तो रैखिक समीकरण का पहला प्रकार कौन सा आपको बताया, तो पहला प्रकार आपको बताया यहाँ पर एक चर वाले रैखिक समीकरण। कितने चर वाले, एक चर वाले, मतलब यहाँ पर वेरिएबल कितना होगा, 1 होगा। चर आपको बता चुके कि क्या होते हैं चर, तो यहाँ पर चर कितने होंगे, 1 होंगे। मतलब x y z या ABC बहुत सारी चीजें नहीं होंगी, चर सिर्फ होगा 1 होगा। या तो x होगा, या तो y होगा, या तो z होगा, या तो a होगा, या तो b होगा, या तो c होगा, कोई भी 1 होगा। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण को कहते हैं। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण, आपको इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत सिंपल सी बात है, इसमें सवाल ज्यादा नहीं बनते हैं या कुछ भी नहीं बनते। जैसे लिखा है x + 2 = 6, तो इसमें क्या है, चर कितने हैं, 1 है। चर कितने हैं, 1 है। और चर की अधिकतम घात कितनी है, चर की अधिकतम घात 1 है। तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। रैखिक समीकरण के लिए तो कंडीशन यही है कि चर की कितनी घात हो, 1 हो, 1 से ज्यादा ना हो। तो ये रैखिक समीकरण है, मान लीजिए। तो चर की अधिकतम घात 1 है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालना है, तो 6 - 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो छोटी चीज आपको प्लस माइनस की बताई थी वो तो आपको पता ही है, जब कोई भी चीज यहाँ पर प्लस में हो और इक्वल्स के उस तरफ जाए तो वहां जाके माइनस में होती है। किस में हो जाती है, माइनस में हो जाती है। जब जोड़ घटाना हो रहा है तो प्लस में है तो उधर गई तो माइनस में हो गई। ये चीजें बहुत छोटी है, मुझे लगता है सबको मालूम होंगी, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाती है, 4। तो ये एक चर वाले रैखिक समीकरण, इनसे ज्यादा सवालों की उम्मीद नहीं होती। फिर भी आप प्रैक्टिस में जैसे देख रहे हो, तो y + 9 = 7, ठीक है। तो y + 9 = 7 है अगर, तो y की वैल्यू आपको बताना होगा 7 - 9। अब ये आप लोग इसका आंसर 2 मत करना, आप लोग इसका आंसर करना -2। बता चुका हूं कि बड़ी संख्या का निशान आएगा। तो बड़ी संख्या 9 है और 9 के सामने माइनस लगा है तो बड़ी संख्या का निशान आएगा। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण में कुछ ज्यादा नहीं, इससे सवाल नहीं आते, तो हम अपना समय खराब यहाँ पर नहीं करेंगे। हम चलिए चलते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरणों की ओर, ठीक है। तो लिख लेता हूं कितना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले, ठीक है। 2 चर वाले, तो यहां पर चर कितने होंगे, 2 हो सकते हैं। वेरिएबल कितने होंगे, 2 होंगे। एक तो आप जिसको बहुत अच्छे से जानते हैं x, और एक तो y, ठीक है। x को तो आप सब जानते हैं। तो x और y 2 चर हम यहां लेकर चलेंगे। a b c x y z जो भी आपको लेके चलना हो लेके चलें, लेकिन हम क्या करें, परीक्षा में भी आपको x की और y की याद दिलाते हैं और आपको हमेशा याद रहता है। तो x और y लेकर ही चलते हैं। तो x और y लेकर चलेंगे तो इससे क्या है, आसानी से आएगा। परीक्षा में भी जो सवाल आप देखते हैं तो उसमें x y की फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो x y ये 2 चर हो गए आपके, कितने हो गए, 2 चर हो गए। अब अगर 2 चर वाला रैखिक समीकरण है तो इसमें क्या क्या हमको चीजें देखने मिलेंगी। इसका पहले स्टैंडर्ड एक फॉर्म होता है, क्या होता है, मानक रूप होता है।
क्या होता है, मानक रूप होता है। मानक रूप में इसमें क्या आता है दोस्तों, मानक रूप में आता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अगर कभी 3 नंबर में आ जाए, वैसे तो नहीं आएगा, कि रैखिक समीकरण क्या होते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, तो आप बता दीजिएगा वे समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो और उसका मानक रूप ये होता है, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। 2 चर वाले रैखिक, 1 चर वाले रैखिक समीकरण और 2 चर वाले रैखिक समीकरण में अगर बेसिकली बात देखी जाएगी क्या दिक्कत आ रही है दोनों को अलग अलग हल करने में, तो 1 चर वाला अगर रैखिक समीकरण, जैसे कि पिछली स्लाइड में आपको दिखाया था कि 1 चर वाला रैखिक समीकरण है, तो उसको हल करने के लिए ज्यादा मशक्कत की जरूरत नहीं होती और वो सीधे सीधे हल हो जाते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण ये क्या है, अपने भाई के साथ चलते हैं। किसके साथ चलते हैं, अपने भाई के साथ चलते हैं। मतलब 2 चर वाले रैखिक समीकरण को अगर हल करना है कभी भी, तो उसमें 2 समीकरण का होना बहुत जरूरी है। क्या बोला मैंने, कि अगर 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना है तो उसमें क्या आपका होना जरूरी है, 2 समीकरणों का होना बहुत जरूरी है। तो 2 समीकरण के मानक रूप अगर मैं लिखूं तो आ जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये 2 समीकरण बनेंगे और इन दोनों समीकरणों की सहायता से हम सारे सवाल हल करने जाएंगे। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण आपको समझ में आए क्या होते हैं, ये कि 2 समीकरण होना बहुत जरूरी है और 2 चर होना बहुत जरूरी है और चर की अधिकतम घात 1 होगी। ठीक है, इतनी छोटी छोटी सी बातें हैं जो समीकरण को हल करने से पहले जानना जरूरी है। ठीक है, अगर ये आपने जान लिया तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण जब ये चीजें बन जाती हैं तो समीकरण के हल क्या होंगे, क्या है समीकरण का हल क्या होगा, आपको तो समीकरण हल करने को आएगा। तो किसी भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण के 3 प्रकार की हल की कंडीशन आती है। कितनी आती है, 3 प्रकार की आती है। 3 प्रकार की हल की कंडीशन आती है। ठीक है, कौन कौन सी आती है, पहला तो आता है कि एक इस समीकरण का एक यूनिक हल, क्या हो, इस समीकरण का एक यूनिक हल हो, उसके अलावा कोई हल ना हो। मतलब इसके लिए x की सिर्फ एक वैल्यू आए, y की सिर्फ एक वैल्यू आए, तो क्या हो जाएगा, ये यहां पर यूनिक हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अद्वितीय जिसको बोलते हैं, अद्वितीय हल। ठीक है, तो इस समीकरण का एक तो अद्वितीय हल हो। ठीक है, दूसरी कंडीशन इसमें बन सकती है कि इस समीकरण में x और y की ऐसी वैल्यूज आए कि इसके बहुत सारे हल हो, अनंत हल हो, आप सॉल्व ही करते रह जाएं, इतने सारे हल आए, x और y की इतनी सारी वैल्यू आए, तो क्या हो जाता है, अनंत हल हो। कितना हो, अनंत हल। ठीक है, अच्छा तीसरी कंडीशन भी बन सकती है, एक तो एक यूनिक हल हो, कोई दूसरा यहाँ पर उसके अलावा हल ना हो, एक ही वैल्यू हो, बस उस समीकरण के सेटिस्फाई कर दे। एक तो अनंत हल हो, और एक तो दोस्तों एक चीज आती है, एक चीज क्या आती है, एक चीज आपकी आती है कि इसके जो है कोई हल ना हो। क्या हो, कोई हल ही ना हो। समीकरण 2 दिए हैं और इसका कोई हल ना हो, हल ही नहीं हो रहा समीकरण, तो इसका कोई हल ना हो। ठीक है, कोई हल ना हो। ठीक है, तो समीकरण के हल कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, अद्वितीय हल, अनंत हल और कोई हल ना, तो 3 प्रकार की चीजें हैं। अब तीनों प्रकार की चीजों में कब कौन सा हल आएगा तो वो देख लो आप। ठीक है, अद्वितीय हल में आपको कौन सी चीजें देखने को मिलेंगी, देखो अद्वितीय हल समीकरण का कब होगा, कोई हल कब होगा और ये हल कब होगा। ठीक है, अद्वितीय हल तब होगा दोस्तों जब a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाय b2। क्या कहा मैंने कि जब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2, मतलब a1 और a2 इनका जो रेशियो है वो b1 और b2 के रेशियो के बराबर ना हो, तब क्या हो जाएगा, समीकरण का सिर्फ एक सिंगल हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अनंत हल कब होंगे, जब दोस्तों a1 बाई a2 बराबर हो जाए b1 बाई b2 और बराबर हो जाए c1 बाई c2। मतलब a1 a2 b1 b2 c1 c2 इन तीनों के रेशियो बराबर हो जाएं तो समीकरण के अनंत हल होंगे। क्या होंगे, अनंत हल होंगे, बहुत सारे हल हो जाएंगे। कोई हल ना हो, जब समीकरण इन दोनों समीकरण का कोई हल ना हो, इसके लिए कंडीशन क्या है कि a1 बटे a2 बराबर तो हो जाए b1 बटे b2 के, लेकिन a1 a2 और b1 b2 के रेशियो के बराबर कभी ना हो c1 और c2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। तो 3 प्रकार की आपको कंडीशन बता दी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल की संभावनाएं हैं। ऐसा कभी कोई प्रश्न आ जाए
तो दिमाग में जरूर रखना कि 3 प्रकार के हल की कंडीशन आती है। हल की कंडीशन 3 प्रकार की आती है, एक तो अद्वितीय हल हो, यूनिक हल हो, एक तो इनफाइनाइट हल हो, और नो कोई सोल्यूशन ना हो, नो सोल्यूशन की स्थिति आ जाए। तो ये 3 प्रकार की चीजें आपको याद रखना है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत जरूर याद रखना। यूनिक हल कब होगा? जब a1 a2 का रेशियो b1 b2 के बराबर हो। अनंत हल कब होगा? जब a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 तीनों एक दूसरे के बराबर हो जाएं। ठीक है। इसमें अद्वितीय हल, इसमें एक होता है संगत निकाय, असंगत निकाय, वो भी आपको बता देते हैं। जब कोई हल है, क्या है? जब कोई हल है तो इसका मतलब कोई ना कोई संगत जो है यहाँ पर बात की जा रही है। तो हल 2 ही प्रकार से हैं, यहाँ है और यहाँ है, मतलब ये संगत हल है। क्या है? संगत निकाय है। और जब कोई हल ना है मतलब ये असंगत निकाय है। ठीक है। तो ये 2 प्रकार की चीजें होती हैं। अब चलते हैं कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल कैसे कैसे करते हैं। ठीक है। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास है विधियां। क्या है? विधियां। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां आपको पता चलेंगी। ठीक है। एक तो ये 3 विधि एक साथ, और एक ग्राफ विधि। क्या होती है? ग्राफ विधि। ग्राफ विधि को हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, हमारे लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। ग्राफ विधि में क्या होता है कि एक ग्राफ खींचा जाता है, उसमें एक्स और वाई एक्सेस होते हैं। एक्स और वाई एक्सेस आपको पता है, एक्स और वाई एक्सेस में पॉइंट्स लिए जाते हैं, तो एक्स और वाई की वैल्यू ये सब पता चलता है। तो वो विधि हमारे काम की उतनी नहीं है, ना हमको उससे सोल्यूशन करना है, क्योंकि हमको ग्राफ मिलने वाला नहीं है। तो ग्राफ विधि को मैं रफ करता हूं। ठीक है। हमारे पास जो 3 मुख्य रूप से विधियां हैं जिनसे हम समीकरण को हल कर सकते हैं, उसमें भी हम कुछ मुख्य विधि पर चलेंगे। 3 विधि की लेकिन हम चर्चा करते हैं। पहली विधि आपकी दोस्तों है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, किसी को किसी से प्रतिस्थापित करने। ठीक है। फिर आती है आपकी विलोपन विधि। कौन सी? विलोपन। और एक आपकी आती है वज्र गुणन। क्या आती है? वज्र गुणन। इन तीनों में भी हम चर्चा बहुत कम करेंगे। हमारी सबसे ज्यादा चर्चा किस पर होने वाली है? हमारी सबसे ज्यादा चर्चा होने वाली है दोस्तों विलोपन विधि पर। इससे हम सारे सवालों को हल करेंगे। ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि की थोड़ी सी बात करेंगे, वज्र गुणन विधि की थोड़ी सी बात करेंगे, और विलोपन विधि की बहुत सारी बात करेंगे। ठीक है। तो देखिए कि क्या क्या होता है। ठीक है। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है दोस्तों, विलोपन विधि क्या होती है, और वज्र गुणन विधि क्या होती है, इन पर हम चर्चा करते हैं। तो इसमें एक सवाल को ले लेता हूं मैं आपके लिए, कोई सा सवाल ले लेता हूं। आपके पास x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। क्या? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 दिया है। ठीक है। ये एक समीकरण दिया है। मैंने आपको बताया कि रैखिक समीकरण को जब भी हल करने को आएगा तो 2 समीकरण की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको सवाल में दे दिया कि x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है। ये 2 समीकरण है। इन दोनों समीकरणों को हल करना है, और किसी भी समीकरण को अगर हल करने की बात कही गई है, इसका मतलब यह है कि इन दोनों समीकरण में से x की वैल्यू बताओ और y की वैल्यू बताओ। ठीक है। तो यहाँ पर x क्या होगा और y क्या होगा। अगर आपने ये बता दिए तो आपने क्या कर दिया? सवाल को हल कर दिया। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अब इस सवाल को, जो ये सवाल दिया हुआ है, ये आपके पास क्या है? क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को मैं तीनों विधि से हल करके आपको दिखा दूंगा। तो उससे क्या होगा? आपको तीनों विधि समझ में आ जाएंगी। हालांकि वज्र गुणन विधि बड़े सवालों में बिल्कुल काम नहीं आती है। ठीक है। तो इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रतिस्थापन से आप कर सकते हैं, विलोपन से कर सकते हैं, वज्र गुणन को भी थोड़ा देख लेंगे ताकि आपको पता चलता रहे कि चीजें क्या होती हैं। विलोपन विधि से हम सारे सवाल आगे के हल करेंगे, और विलोपन विधि को ही हम जो है प्रायोरिटी पर रखेंगे। ठीक है। तो अपन चलते हैं सबसे पहले इस समीकरण की ओर, इस समीकरण को हल करते हैं। ठीक है। तो आपको दिया हुआ है, अभी यहाँ पर आपको रफली बता रहा हूं कि इसको तीनों विधि को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर 14 दिया है, और x माइनस वाई बराबर 4 दिया हुआ है। ठीक है। ये 2 समीकरण दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ रहेगा और लिखा रहेगा को हल करें, को हल करें। ठीक है। ऐसा प्रश्न अगर आपके सामने आता है, ऐसा प्रश्न आता है, तो अभी तो मैं इसको तीनों विधि से हल करने वाला हूं, बाकी आप विलोपन विधि से ही इसको हल करिएगा। ठीक है। अगर ऐसा प्रश्न आपके सामने आ गया कि x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4, तो अब आपको क्या करना है? सबसे पहले मैं देखता हूं उसको प्रतिस्थापन विधि से। किससे देखता हूं? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि से अगर आपको इसको देखना है, आपको क्या करना पड़ेगा? प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी भी एक वैल्यू को ले लो और उसको यहां वहां ट्रांसफर कर दो। मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं कि यहां पर सवाल में आपने जो लिखा है, इसको अगर मैं रफ कर दूं, हल तो करना ही है। तो ये समीकरण आप मान लो 1,
और ये समीकरण आप मान लो 2। कितने समीकरण हो गए? 2 समीकरण आपके हो गए। ठीक है, चीजों को बहुत अच्छे से समझना, रुक रुक के समझना। देखो बहुत थोड़ा सा ये अलग चीज इसलिए होती है अलजेब्रा वाली, क्योंकि हमारे जनरल लाइफ से रिलेटेड नहीं होती। आप अपने घरों में किसी दुकान में ये सब बात कभी नहीं करेंगे कि प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, तो ये थोड़ा मैथ्स में ही बात होती है, तो इसको अच्छे से समझते चलना। ठीक है, इसको अच्छे से समझना। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि x + y = 14 ये एक समीकरण है, x - y = 4 ये एक समीकरण है। ठीक है, ये 2 समीकरण हमको दिए हुए हैं। अब हम इन समीकरण को हल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हल कर रहे हैं। हल करने का मतलब ये है कि हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं और y की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। इसके लिए हमारे पास एक विधि है जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। तो हम प्रतिस्थापन विधि से इसको हल कर रहे हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए दोस्तों क्या करना है कि सबसे पहले समीकरण 2 उठा लो। ठीक है, 1 या 2 कोई सा भी उठा लो। मैं 2 उठा रहा हूं, अभी आपको बता दूंगा क्यों, क्योंकि वो इजी हो रहा है। तो समीकरण 2 से सबसे पहले लिखोगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या करने वाला हूं? समीकरण 2 से यह करने वाला हूं कि x - y = 4 दिया हुआ है, तो यहां से x बराबर करने वाला हूं 4, तो यही है, और y वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 4 + y हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू मैंने यहां से निकाली y + 4। इसको समीकरण 3 नंबर दे देता हूं। क्या दे देता हूं? 3 नंबर दे देता हूं। अब समीकरण 3 से x की वैल्यू समीकरण 1 में रख दो। किस में रख दो? समीकरण 3 से x की वैल्यू समीकरण 1 में रख दो। ठीक है, क्या कर दूं? समीकरण 3 से समीकरण 3 से x का मान, क्या समीकरण 3 से x का मान, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। ये सवाल तो 1 सेकेंड में भी कोई देख के कर सकता है जिसने कभी वनडे की तैयारी की है, पर एमपीपीएससी के एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव है, 5 नंबर में करना है, 8-10 लाइन आपको भरनी है। तो ये सब लिखना पड़ेगा कि समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखना पर, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, रखने पर नहीं, प्रतिस्थापित करने पर। जितनी अच्छी भाषा होगी नंबर और चेक करने वाले का, वैल्यूमेटर का मन उतना अच्छा होता है। इसलिए जो आपको अच्छी भाषा है प्रतिस्थापित करने पर, करने पर, करने पर। ठीक है, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करना है x का मान। समीकरण 1 क्या कहलाता है दोस्तों? x + y = 14, x + y = 14। अब हम इसमें समीकरण 3 से क्या रख रहे हैं? समीकरण 3 से x का मान रख रहे हैं। x का मान है y + 4। इसमें क्या करेंगे? x की जगह y + 4 रखेंगे, तो y 4 धन y, ये x की जगह मैंने ये रख दिया। अब ये धन लगा है तो धन y = 14। मुझे लग रहा है आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, एक एक चीज समझ में आ रही होगी। x + y ये दिया था, हमने यहां से x की वैल्यू निकाली है। यहां पर क्या कर दिया हमने कि x + y = 14 किया है, और यहां पर x की वैल्यू समीकरण 3 से रख दी है। तो 4 + y + y = 14। तो यहां पर आपका क्या बन रहा है? 4 तो बन ही रहा है, प्लस y और y मिलके 2y बन रहे हैं, बराबर 14। ठीक है, तो 2y यहीं रहने दो, और जो भी चर हो उनको एक साइड कर लिया करो, और जो भी अचर हो उनको एक तरफ कर लिया करो। इक्वल्स में 2 साइड होती है, एक तरफ चर की वैल्यू, एक तरफ अचर की वैल्यू। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर चर के साथ जो वेरिएबल है यहाँ कर लिया। अचर है 14 और एक अचर है 4, तो 4 को वहां ले जाऊंगा। मैंने बताया था जब किसी संख्या के पहले कोई निशान नहीं है, इसका मतलब उसके आगे प्लस का निशान है। ये उस तरफ जाएगा तो यहाँ पर माइनस का निशान हो जाएगा। ठीक है, तो 2y बराबर आपका बच जाएगा यहाँ पर 10। 14 में से 4 जाएंगे तो 10, और प्लस का निशान आएगा क्योंकि 14 बड़ा है। तो यहां पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10, और यहां पर कोई चीज जब गुणे में है तो यहां जाके बट्टे में, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। एक एक स्टेप को बहुत बारीकी से समझा है। अभी भी किसी को समझ में नहीं आया तो वो कमेंट करके बता सकता है, उसको फिर से अगली क्लास में समझा दिया जाएगा, या फिर समझ में आने के लिए आप बार बार वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। इतनी छोटी छोटी बात आपको कहीं पता नहीं चलेगी। ठीक है, एक एक स्टेप को कर दिया है। अब यहां पर y की वैल्यू 5 है। अब ये y की वैल्यू 5 समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख दो। समीकरण 2 या 1 कहीं भी रख दो, या 3 में भी रख दो। समीकरण 2 में y = 5 रखने पर रखता हूं y = 5, तो x - 5 = 4 हो जाएगा। x = 4 धन 5 हो जाएगा, x = 9 हो जाएगा। ठीक है,
x की वैल्यू आ गई है 9, y की वैल्यू आ गई है 5, आप लिख देंगे, यही आपका हल हो जाएगा। अभीष्ट हल x बराबर 9, y बराबर 5। इतनी छोटी छोटी चीजें आपको बता दी, बहुत मुझे लगता है सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि प्रतिस्थापन विधि एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि एक्चुअल में क्या होती है, तो ये प्रतिस्थापन विधि होती है जहां पर क्या होते हैं, x के मान को y से प्रतिस्थापित किया, मैंने कुछ नहीं किया, x के मान को y से प्रतिस्थापित किया है, तो ये हो जाती है आपकी प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, समझ में नहीं भी आई भी हो, इससे ज्यादा सवाल हम करने वाले नहीं है, हम करने वाले हैं विलोपन विधि से। ठीक है, परीक्षा में लिख के नहीं आता कि किस विधि से हल करें। ठीक है, बस आपको हर चीज मालूम होनी चाहिए कि अगर इजी सवाल है 3 नंबर में आता है तो आप क्यों विलोपन विधि लगाएंगे, आप सीधे सीधे प्रतिस्थापन विधि लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये विधि से आप इसको हल कर सकते हैं, ये एक आसान सा सवाल है। चलिए चलते हैं विलोपन विधि की ओर। ठीक है, क्या सवाल है, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। अब अगर हमारा ये सवाल सही है तो तीनों विधि से सही आना चाहिए। इसको क्रॉस चेक करना चाहते हो तो x बराबर 9 और y बराबर 5 यहां पर रख के देखो, तो यहां पर 9 रखोगे धन 5 रखोगे तो 14 उत्तर मिल जाएगा, मतलब हमारा सवाल सही है। ठीक है, इसको कर देते हैं रफ। ठीक है, इतनी चीज मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। चलिए चलते हैं विलोपन विधि की ओर। क्या लिखा था, x प्लस, यहां से लिखते हैं ताकि पूरा सवाल हो जाए, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4, ये दो चीजें लिखी थी। इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर लिया, अब करूंगा विलोपन विधि से हल। ठीक है, तो यहां पर लिखना हल, क्या लिखना, हल। समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2। ठीक है, या फिर इसको यहां भी कॉपी करना, हल यहां से लिख लेना। ठीक है, आपको सवाल समझो वहां लिखा मिल रहा है पेपर में, आप कर रहे हो हल। ठीक है, अब आपको हल करना है, समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। ठीक है, अब आप कैसे हल करोगे इसको, तो आप लिखना समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण आप वहां समीकरण पूरा लिखिएगा, मैं यहां कई बार समी लिख के बिंदु लगा देता हूं, आप वो मत करिए। समीकरण 1 एवं 2 से, क्या समीकरण 1 एवं 2 से, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4, इन दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। ठीक है, समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर लिख दो, को जोड़ने पर। समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ता हूं मैं, तो यहां पर ऐसी आ जाती है लाइन, 1x और 1x मिलके जोड़े तो 2x हो गए। ठीक है, ये 1y है, एक y प्लस का 1y माइनस का, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा, 0 लिखने का कोई मतलब नहीं। 14 और 4 हो जाएंगे 18, कितना हो जाएगा 18। तो यहां से 2x बराबर 18 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 18/2, तो बराबर आ जाएगा 9। ठीक है, मुझे लगता है ये इतनी छोटी बात बिल्कुल समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया, क्या कर दिया, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया। समीकरण 1 और 2 को जोड़ा तब क्या दिखाई दिया कि यहाँ पर x और x 2x हो गए, y और y प्लस का y माइनस का कैंसिल हो गया, 14 4 18 हो गया, 2x बराबर 18, तो x बराबर 18/2, यहाँ गुणे में है तो यहाँ बटे में आ जाएगा। ठीक है, भाग में आ जाएगा। अब ये x बराबर 9 आ गया, x बराबर 9 समीकरण 1 में रख देते हैं, क्या करते हैं, x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर x बराबर 1, x बराबर कितना आया 9, सॉरी 9 समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या है समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर 14, यहाँ पर x की वैल्यू 9 रखना है, तो 9 प्लस वाई बराबर 14, तो y बराबर 14 माइनस 9, यहाँ 9 प्लस का है वहां गया तो माइनस का हो गया, तो y बराबर 5 आ गया, 14 में से 9 गए तो 5, तो x बराबर कितना आ गया था 9 और y बराबर 5। पिछले वाली स्लाइड में भी यही आया था क्या, ठीक है, x बराबर 9 और y बराबर 5, तो तीनों मेथड से यही आना चाहिए, यही तो हमारा अल्टीमेट एम है। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वज्रगुणन विधि आप ना सीखे ना करने का कोई मतलब है, तो वज्रगुणन विधि को हम देखते नहीं है, क्यों, क्योंकि वो बहुत बड़ी मेथड हो जाती है, प्लस माइनस गुणा, और बड़े सवाल उसको हम हल कर नहीं सकते। वैसे तो प्रतिस्थापन का भी कोई मतलब नहीं था, पर मैंने आपको सीखने के लिए बता दिया है। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पर दोनों विधि से हल करना है तो आप कर सकते हैं। वज्रगुणन विधि का आप चाहो तो सूत्र देख लो, वैसे तो कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पर वज्रगुणन विधि का आपको सूत्र अगर मैं बताना चाहूं तो वो सवाल हमारा क्या है,
या फिर हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब इन्हीं में होता है क्या, वज्र गुणन होता है, वज्र गुणन होता है। अब आप होगे इसमें बहुत कंफ्यूज, इसलिए मैं इसको ज्यादा बताने के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि आपको, मुझे पता है कि आपको चाहिए एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म, आपको पीएससी के हिसाब से पेपर निकालने, तो आपको यहाँ शक्ति प्रदर्शन की कोई जरूरत नहीं है, तो वज्र गुणन करने की इसलिए मैं जरूरत बात नहीं करता। चलिए चलते हैं, अगर हमने ये चीजें देखी हैं, क्या देखा है हमने कि रैखिक समीकरण को हल करने की कुछ विधियां देखी हैं, तो उससे संबंधित हम कुछ सवाल करते हैं। जो मैंने पिछला सवाल आपको यहाँ पर कराया, ये वाला विलोपन विधि से, विलोपन विधि को लेकर ही अब आगे चलने वाला हूं, विलोपन विधि को लेकर ही आगे चलने वाला हूं। तो आप एक चीज याद रखिएगा कि इसमें जो है विलोपन विधि में x या y, क्या x या y में से कोई भी एक जो कोफिशिएंट है वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, तब तो हम इसको जोड़ घटा के एक वैल्यू ला पाएंगे। अब देखिए, अगर यहाँ y की वैल्यू अलग होती, यहाँ y की वैल्यू अलग होती, यहाँ x की अलग होती, यहाँ x की अलग होती, तो वो जड़ कैसे कैसे उनका हल होता, हल होना मुश्किल हो जाता। तो क्या कहा मैंने कि x और y की वैल्यू जो है उनमें से किसी एक का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट अर्थात गुणांक बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, x या y का कोफिशिएंट बराबर, दोनों का भी बराबर हो तो भी कोई अच्छी बात है, बड़ी बात नहीं है। यहाँ तो दोनों में बराबर था, क्योंकि यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक। अगर किसी भी चर के कोफिशिएंट में, गुणांक में कुछ नहीं है तो एक गुणांक माना जाता है, किसी भी चर के बटे में कुछ नहीं है तो एक बटे में माना जाता है। तो एक जो है सदाबहार अंक है। ठीक है, अब अगर ये ठीक है तो चलिए चलते हैं आगे। ठीक है, वज्र गुणन विधि का भी कोई महत्व नहीं, आप चाहेंगे कमेंट कर दीजिएगा। आपको अगर वज्र गुणन विधि किसी को सीखने का मन होगा तो 5 मिनट में अगले लेक्चर में बता दी जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कोई सा सवाल, जैसे कोई सा भी सवाल आप यहाँ पर देख लो। क्या लिखा है, x प्लस 2y बराबर -1, x प्लस 2y बराबर -1। क्वेश्चन दे रहा भाई आपको, क्या दे रहा है, क्वेश्चन दे रहा है आपको कि x प्लस 2y बराबर -1 और 2x माइनस 3y बराबर 12, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। ये आपको सवाल दिया और लिखा को हल करें, को हल करें का मतलब क्या कि x और y की वैल्यू बता दें, यही तो है हल करें का मतलब। ठीक है, तो हल कर देते हैं, इसमें x y की वैल्यू बताने में कोई दिक्कत नहीं है। ये हम आज दो चर वाले रैखिक समीकरणों को खत्म कर देंगे जो बेसिक है। उसके बाद अगले लेक्चर में हम जब देखेंगे तो आपके क्या इबारती सवाल भी बनते हैं, जिसमें समीकरण भी आपको बनाना है और सॉल्यूशन भी आपको करना है। अभी तो यहाँ पर समीकरण आपको बने बनाए मिल रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण बने बनाए मिले या बनाना पड़े उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको हम सब कुछ सिखा देंगे। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर समीकरण बने बनाए मिल रहे हैं और हल करना है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हम सारे सवाल को विलोपन विधि से ही हल करें, जो हमारे लिए और आपके लिए बहुत अच्छा होगा, इजी होता है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर लिखेंगे पूरी प्रोसेस के साथ। एक सवाल आपको करके बताता हूँ कि एमपीपीएससी की कॉपी में आप कैसे करके आएंगे। ठीक है, हल करेंगे और लिखेंगे, पूरे सवाल को उतार लेंगे, x प्लस 2y बराबर -1 और x माइनस 3y बराबर 12। ये सवाल को उतार दिया, इसको नाम दे देना समीकरण नंबर 1, इसको नाम दे देना समीकरण नंबर 2। ठीक है, इन दोनों को नाम देने के बाद क्या करना, इन दोनों को नाम देने के बाद क्या करना कि आप यहां पर करना, अब यहां पर देखो कि यहां पर क्या है, अभी यहां पर x और y के गुणांक क्या है, यहां पर 2 है, सॉरी, तो ये 2x है। ठीक है, अब यहां पर देखो x और y किसी में से, दोनों में से किसी एक के भी गुणांक बराबर है। यहां पर x का गुणांक 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर y का 2 है, यहां पर 3 है, तो ये क्या है, गुणांक बराबर नहीं है। गुणांक बराबर नहीं है तो हमको क्या करना होता है दोस्तों, गुणांक को बराबर करना होता है। तो गुणांक बराबर करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहां देखना कि गुणांक कोई सा ही बराबर करना है। तो अब देखिए यहाँ पे मैं जो करूंगा वही जरूरी नहीं है आप करो, पर आसान सी चीज को हमको करना है। यहाँ पर x का गुणांक 1 है, यहाँ पर x का गुणांक 2 है, यहाँ पर y का 2 है, यहाँ पर y का 3 है। हम इजी बनाने के लिए अगर x का गुणांक 2 कर दें, और या एक चीज और याद रखना, जो भी समीकरण में संक्रिय होगी वो पूरे समीकरण के साथ होगी। अगर मैं यहां करूं कि समीकरण, क्या लिख दूं, समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दूं तो 2x ये भी हो जाएगा,
हमको बाकी से मतलब नहीं, एक्स का गुणांक बराबर करें, बाकी के ज्यादा हो जाए कम हो जाए वो तो हम सॉल्व कर देंगे। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा करने पर, ठीक है, समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दो तो क्या होगा, 2x होगा, 2 में 2 का गुणा होगा तो 4y होगा, बराबर माइनस का 2 होगा, 1 में 2 का गुणा होगा तो 2 होगा, ठीक है, माइनस तो रहेगा ही। इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। इसको क्या नाम दे दिया, समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब इसको अगर समीकरण नंबर 3 नाम दे दिया तो अब समीकरण और 2 और समीकरण 3 को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो समीकरण 2 एवं 3 से क्या होगा, समीकरण 2 एवं 3 से, तो समीकरण 2 क्या लिखा हुआ है कि 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12, ठीक है, और यहां लिखा हुआ है 2x प्लस 4y बराबर माइनस का 2, ये लिखा हुआ है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो अब यहां पर देखिए जिसके गुणांक बराबर है उसके निशान विपरीत होने चाहिए, ठीक है, तब तो हम जोड़ सकते हैं, नहीं तो क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। तो याद रखिएगा कि घटा रहे हैं तो ये माइनस का होगा, तो फिर ये भी माइनस का होगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, सारे निशान बदल जाएंगे, ठीक है, घटा रहे हैं तो सारे निशान बदल जाएंगे। अब 2x में से 2x जाएगा तो कुछ नहीं, 0 बचेगा, यहां पर माइनस, यहां पर माइनस, तो माइनस का निशान बताया था, जब दोनों माइनस के जोड़े तो माइनस का निशान, और 4 और 3 7y बराबर यहां कितना, प्लस का 2 और 12 तो प्लस का 14, कितना, प्लस का 14, तो y बराबर कितना आएगा, तो यहां से आएगा 7 माइनस का 7y बराबर 14, y बराबर 14 बटे माइनस का 7, ठीक है, तो y के यहां से वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 2, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होगी, ठीक है। 7 दूनी 14 और माइनस का निशान ऊपर हो या नीचे वो एक जगह चला जाता है, तो माइनस का 2 आ गया। अब ये माइनस का 2 समीकरण नंबर 1 में रख दो, तो y बराबर माइनस का 2 कहां रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर क्या रखने पर, समीकरण 1 में क्या रखने पर, y बराबर माइनस 2 रखने पर। समीकरण 1 है हमारे पास x प्लस 2y बराबर माइनस का 1। अब यहां पर y की वैल्यू माइनस 2 रखना है, तो x प्लस 2, y की वैल्यू कितनी रखनी है आपको, माइनस 2, तो लिखेंगे गुणे में माइनस का 2, यहां पर गुणे का निशान लगा दो, यहां गुणा होता है, बराबर माइनस का 1, तो x माइनस और प्लस का गुणा, माइनस 2 दूनी 4 बराबर माइनस का 1, तो x बराबर कितना होगा, माइनस 1 तो यही रहेगा, 4 वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4, तो x बराबर 4 में से 1 गए तो 3 बचा, तो ये आपका हो गया x बराबर 3, ठीक है। इजी था, मुझे लगता है कोई कठिन सवाल नहीं था, बस x या y दोनों में से, मतलब x में और या y में दोनों में से, दोनों समीकरणों में से किसी एक का कोफिशिएंट बराबर करना होता है। क्या करना होता है, कोफिशिएंट यानी गुणांक बराबर करना होता है। यहाँ पर x का गुणांक अलग था और यहाँ पर y का गुणांक 2 था, यहाँ पर 3 था, तो हमने क्या किया कि x का गुणांक 1 करने के लिए समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दिया। समीकरण 1 में ये सब करने के साथ x की वैल्यू 3 आ गई है और y की वैल्यू माइनस 2 आ गई है। कितनी आ गई, y की वैल्यू माइनस 2 आ गई है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर सारी चीजें हल कर सकते हो, 3 लिखेंगे, 3 दूनी 6 लिखेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये आपका क्या हो गया है, सवाल हो गया है। तो आप, मुझे लगता है इस तरह के सवाल अब आप सॉल्व कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए, फिर उसके बाद हम द्विघात समीकरण की ओर चलते हैं, ठीक है। इसके बाद मुझे लगता है एक चर वाले रैखिक समीकरण में हमारे पास कुछ भी नहीं है, एक चर वाले रैखिक समीकरण हमारे सॉल्व हो चुके हैं। तो यहाँ पर समीकरण एवं गुणनखंड से हल किया था। तो समीकरण एवं गुणनखंड में हमको क्या क्या देखने को मिला था, तो हमको देखने को मिला था पहले तो चर की, अचर की, बीजी व्यंजक की और बहुपद की परिभाषा। चर क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं जो चल सकते हैं, ABCD XYZ जो भी आप लिख सकते हैं तो वो चर हैं। अचर क्या होते हैं, ये वैल्यूज होती है मैथमेटिकल वैल्यू जो चल नहीं सकती, 1 7 9 जो अपने आप में फिक्स है वो अचर हैं, जो चलते नहीं है वो अचर है, ठीक है। बीजी व्यंजक क्या होता है, कोई भी गणितीय संक्रिया अगर इस फॉर्म में लिखी हुई है तो वो हो जाएगी बीजी व्यंजक, ठीक है। बहुपद क्या होता है, जहां पर चर की अधिकतम घात जो है या चर की घात जो है पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, दशमलव में ना हो तो वो क्या हो जाएगा, बीजी व्यंजक हो जाएगा, ठीक है।
बहुपद हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, समीकरण की अगर बात करूं तो समीकरण आपको बताया ये तुल्यता को दर्शाता है, बराबर को दर्शाता है, ठीक है। अगर किसी व्यंजक को बराबर में कोई भी चीज लिख दी जाए तो क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा, ठीक है। समीकरण की अगर मैं बात करूं तो रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण। रैखिक समीकरण में एक चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण को तो आसान से देख लिया, कुछ नहीं, 1 मिनट की बात थी। दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए 3 मेथड, कौन कौन सी, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुणन, ठीक है। इसके बाद रैखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, चर की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए, तो वो रैखिक है, ठीक है। कैसा है, रैखिक है, ठीक है। रैखिक समीकरण में एक चर वाले रैखिक समीकरण जिसमें चर सिर्फ एक है, एक से ज्यादा नहीं है, मतलब सिर्फ x है, सिर्फ y है, सिर्फ a है, सिर्फ b है, सिर्फ r है, सिर्फ s है, कोई भी एक चर होना चाहिए, तो वो क्या कहलाया जाएगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना बहुत आसान है, कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण में दो चर हो सकते हैं, एक तो आपका फेवरेट चर x, एक हमारा फेवरेट चर y, ठीक है। तो ये x और y में चल रही है पूरी चीजें, तो x और y हो गया। इसका मानक रूप क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए हमारे पास मिनिमम 2 समीकरण होने की आवश्यकता है, तभी ये हल हो सकते हैं। 2 समीकरण हमारे ले लिए हमने, ax माइनस a1x b1y c1 a2x b2y c2 बराबर 0, ये 2 समीकरण है और इन दोनों समीकरणों से हमारा सवाल सॉल्व होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगर, तो इन समीकरणों के हल कौन से हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, हल कौन से हो सकते हैं, कैसे इनको हम हल करते हैं। तो इसके 3 प्रकार के हल संभव हैं ये समीकरण के, एक तो अद्वितीय हल हो, कोई यूनिक हल हो, एक तो अनंत हल हो, बहुत सारे हल हो जाए, एक तो कोई हल ही ना हो इस समीकरण का। तो 3 प्रकार की चीजें हैं। अद्वितीय हल कब होगा, जब a1 बटे a2 का रेशियो b1 बटे b2 के रेशियो के बराबर ना हो, तो एक यूनिक हल होगा, मतलब x और y की एक ही वैल्यू आएगी, ठीक है। इसके बाद अनंत हल कब होंगे, जब a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 क्या हो जाए, बराबर हो जाए तीनों, तो क्या हो जाएंगे, ये अनंत अनेक हल देंगे, ठीक है। कोई हल कब नहीं होगा, जब a1 बटे a2 का रेशियो b1 बटे b2 के बराबर हो तो जाए, लेकिन ये c1 बटे c2 के रेशियो के बराबर ना हो, ठीक है। समझ में आया हो ये वाला पार्ट तो ठीक है, नहीं आया हो तो बहुत लोड मत लेना कि गणित नहीं बन रही है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको बताया जा रहा है। कभी अगर परीक्षा में ऐसा कुछ आता है कि एक दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल बताइए, तो ये हल होते हैं, ठीक है ना, ऐसा। इसके बाद अगर चले तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए 3 मेथड की बात की है। कितनी मेथड की बात की है, 3 मेथड की बात की है। सबसे पहले प्रतिस्थापन, फिर विलोपन, फिर वज्रगुणन, ठीक है। प्रतिस्थापन वज्रगुणन का उतना महत्व नहीं, फिर भी हमने देख लिया, ठीक है। इसके बाद आती है विलोपन। कौन सी आती है, विलोपन। विलोपन सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है ना, एक को किसी को विलोपित कर देते हैं। यहां पर प्रतिस्थापित कर रहे थे x और y को, आपको सवाल करके बताया, आसान भाषा में आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या आ गया आपका, ये एक समीकरण दूसरा जो भी आपको किससे कर दिया, विलोपन से कर दिया। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर एक नया सवाल जिसको आपको पूरा करके बताया कि आपको इसको परीक्षा में कैसे करना। अच्छा, अगर परीक्षा में आप बोलते हैं कि सर एक यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन तो यही हो गई, तो आप इसको आगे कैसे करेंगे, तो कॉपी को 20 से ऐसे एक लाइन खींच लीजिएगा, 1 और 2 पार्ट में कर दीजिएगा, या फिर इसको और शॉर्ट करके कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे मैंने ये किया, फिर उसके बाद स्टेप लिखा, तो आप यहाँ पर इतना करके ही सीधे y बराबर -2 और समीकरण 1 में y बराबर -2 रखने पर सीधे सीधे ये आपका उत्तर हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक चर वाले रैखिक समीकरण की हैं। अब अगर आगे बात करूं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण में आगे किस टाइप के सवाल बनेंगे, तो एक आपने हमेशा ही इस टाइप की सवाल सबसे ज्यादा आने की प्रबल संभावना किस टाइप का, कि यहाँ पर आयु वाले, कौन से आयु वाले आप समझ गए, पिता की आयु इतनी, पुत्र की आयु इतनी, 2 वर्ष बाद पिता की इतनी, 3 वर्ष बाद इतनी, तो आपको बताना पड़ता है वर्तमान आयु कितनी है। तो x और y मान के चलते हैं, आप समझ गए, x और y से समीकरण बनते हैं और समीकरण को हल करते हैं। समीकरण भी बनाना है और समीकरण को हल भी करना है, ठीक है। आयु के बाद आते हैं आपके पास फेल वाले, पास फेल ये भी आते हैं। फिर एक आते भिन्न वाले, कैसे आते हैं, भिन्न वाले। भिन्न में नहीं आता आपका कि किसी संख्या के अंश में 4 जोड़ दिए जाए, हर में 5 घटा दिए जाए तो भिन्न ये प्राप्त होती है। तो बताइए
कि भिन्न कौन सी थी। तो आपको इस तरह के सवाल भी आते हैं। तो कल जब हम लेक्चर पढ़ेंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण सारे समाप्त हो जाएंगे। इस तरह के सवाल मैं आपको 8 से 10 जो आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, एक सिंपल लेवल के जो आपकी परीक्षा में आते हैं। तो आप इस पर कल चर्चा करेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 चर वाले रैखिक समीकरण खत्म, और कल ही हमारा हो जाएगा द्विघात समीकरण की शुरुआत। तो उनको हल करना हम सीख लेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।